आज लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुमला दिया, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सली, ये उनकी तरफ से कहा गया और उनका जुमला उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। जो गाजे बाजे के साथ में मोदी की सरकार लेकर के आए थे, अब वो कह रहे हैं कि चारों तरफ हंगामा है, चारों तरफ विद्रोह हो रहा है, चारों तरफ देश में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हंगामा है और ऐसे में एक दूसरा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। रामदेव का यह बयान है। अब रामदेव को मोदी जी कौन से खांचे में रखेंगे? दिमागी नक्सल या नक्सली बाबा या दिमागी नक्सली बाबा, कौन से खांचे में नरेंद्र मोदी साहब रखेंगे? और रामदेव, क्या वो वाकई उनकी अंतरात्मा जाग रही है या रामदेव शुद्ध रूप से व्यापारी बन गए हैं और वो अब सरकार से इस नाजुक वक्त में, क्योंकि सरकार बैकफुट पर है, लगातार इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने, इन तमाम पार्टियों ने नाक में दम कर रखा है, नकेल डाली हुई है, और ऐसे में इतनी विकट परिस्थितियों में क्या रामदेव नरेंद्र मोदी सरकार की कमजोर नब्ज पर हाथ रख करके अपना कोई बड़ा मुनाफा, कोई बड़ा फायदा लेना चाहते हैं? क्या कोई फाइल कहीं पर अटक गई है जिसको पास करवाना चाहते हैं? समझने वाली बात है। आज मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल, ये एक नया जुमला दिया उन्होंने कि हमने नक्सलियों को तो खत्म कर दिया है, जो माओवादी सोच थी उसको खत्म कर दिया है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी मौजूद है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। और अब केवल और केवल सोशल मीडिया पर भाजपा के तमाम नेता और मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और जो भाजपा के चाटुकार हैं वो सब और यही लिख रहे हैं कि भाई दिमागी नक्सल को कैसे खत्म किया जाए, दिमागी नक्सल से कैसे पार पाया जाए, सब यही लिख रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि देश मजबूत हाथों में है, देश कमजोर हाथों में है। कभी चाइना के साथ में कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी उधर से आ रहे हैं, वो हमें नहीं खरीदने हैं। गणेश जी को छोटी छोटी आंख वाले बता देते हैं और फिर जाकर के खुद चाइना में झप्पी पाते हैं। कभी ट्रंप को जो है कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और उधर ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर के किस तरीके से बार बार जो है वो आंखें दिखा रहे हैं, या फिर ट्रंप कहते हैं कि भैया मैंने बचा लिया वरना पता नहीं क्या हाल हो जाता। और अब जो है वो रामदेव जैसे लोग वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। रामदेव ने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहां पर टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में 99% घोटाला हो जाता है, सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन होगा, और भी ज्यादा हो सकते हैं। देश में बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घपला हो रहा है। अब रामदेव की नीयत क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले रामदेव ने कहा क्या है सुनिए एक बार। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब
ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब बताइए, आप रामदेव को आप किस श्रेणी में रखेंगे, कौन से खांचे में रखेंगे आप? अभी सुबह सुबह मोदी जी ने आज कहा, और 24 घंटे भी नहीं हुए, मोदी जी ने कहा कि हथियारी नक्सल तो चले गए हैं, हथियारी जो नक्सल थे, जिनके पास में हथियार थे, वो तो चले गए हैं, लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है और वो हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। तो रामदेव को आप क्या कहेंगे मोदी जी? सुनिए एक बार मोदी जी ने क्या कहा था। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब रामदेव ने जो कुछ कहा मोदी के कहने के बाद में विपक्ष अब उस पर चुटकी ले रहा है। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी बधाई हो, दिमागी नक्सल हुआ है। अब क्या नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सल इनको बता सकते हैं, या फिर ये कुछ नहीं है, रामदेव का कोई मामला नहीं, कोई मैटर नहीं है, और रामदेव एक बार ये वाली उंगली दबाते हैं, एक बार इस नाक से सांस लेते हैं, एक बार इस नाक से सांस लेते हैं। वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं कि सरकार अगर इस नाक से कुछ दे दे तो यहां से ले लेंगे, इससे नहीं देगी तो यहां से ले लेंगे। सरकार अगर वैसे ही दे देगी तो वाहवाही है, नहीं देगी तो थोड़ा सा बोल देंगे, फिर मिल जाएगा, फिर वाहवाही कर देंगे। यही कुल मिलाकर के रामदेव की दुकान है। वो 50 ग्राम एक बार इधर रखते हैं, 50 ग्राम इधर रखते हैं, और वो ऐसे ही बैलेंस करके अपना खेल खेल रहे हैं। रामदेव को वैचारिक रूप से मैं नहीं समझता हूं कि वो मोदी के खिलाफ खुल करके खड़े हो पाएंगे जब तक कि मोदी की सरकार है। और रामदेव जिस तरीके से काम करते हैं वो अखिलेश यादव की प्रशंसा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को अगर अखिलेश की सरकार हो गई तो उस हाथ में भी लड्डू रखना है। बीच बीच में राहुल गांधी की प्रशंसा कर देते हैं कि कभी राहुल गांधी की सरकार आ गई तो मेरा धंधा अब सेट होना चाहिए, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। वरना वैचारिक रूप से आप बोलिए कि साहब ये गलत है तो गलत है। आप जो है वो जेनजी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जुबान नहीं खुली आपकी। अभी रामदेव का एक और खेल है, इसको समझिए जरा। रामदेव दरअसल वो अपना अब कोचिंग का कोर्स लेकर के आना चाहते हैं, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने खुद से अनाउंसमेंट की थी। और वो अवध ओझा जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और आईएएस आईपीएस को कोचिंग देने वालों में जिनका नाम कहा जाता है, हालांकि वो अपने आप में एक अलग कंट्रोवर्सी है, उनको लेकर के आए थे। और अवध ओझा के साथ में रामदेव ने एक वीडियो बनाई और कहा कि अब अवध ओझा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और हम जो एक कोटा में जाकर के जो कोचिंग ले रहे हैं उस सब को जो है हम ध्वस्त करने वाले हैं, और हमारे गुरुकुल में आप पढ़ाई करिए, और हमारे गुरुकुल से अब आईएएस आईपीएस अधिकारी निकलेंगे। तो रामदेव एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। सरकार पर भी थोड़ा सा हाथ रख दिया कि सरकार को वजन महसूस हो कि रामदेव को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं। उधर दूसरी तरफ कोचिंग को लेकर के और परीक्षाओं में किस तरीके से क्या कुछ धांधलियां हो रही उस सब को लेकर के उधर अपनी बात कह दी। तो रामदेव को शुद्ध रूप से आप व्यापारी के तौर पर देखिए,
अब रामदेव वैचारिक रूप से, व्यापारिक रूप से तो वो कामयाब हैं, लेकिन वैचारिक रूप से उनकी रीढ़ की हड्डी में कितना दम है ये तो गाये बगाए खूब दिख जाता है। और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी साहब आज खुद कह रहे थे, आज उन्होंने कहा कि देश में हम फ्री में ऑनलाइन कोचिंग लेकर के आएंगे। तो ये ऑनलाइन कोचिंग, और उसमें आगे वो ये भी कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब कि मिडिल क्लास परिवारों के ऊपर बोझ पड़ गया है और मिडिल क्लास परिवार वो अपनी प्रतिष्ठा के साथ में इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि अगर कोचिंग नहीं ली तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी साहब, कोचिंग कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मजबूरी है कोचिंग। पता नहीं आपका भाषण कौन लिख करके देता है, कौन ऐसा खोखला बंदा आपके पास में है जो आपको ये सब कुछ लिख करके देता है। हालांकि आज तो पर्चे से आप पढ़ रहे थे। तो कोचिंग कोई प्रतिष्ठा का मामला नहीं है, कोचिंग मजबूरी का मामला है। अगर आप सरकारी स्कूलों को, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर दें तो किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि कोई कोटा में कहीं दूर जा करके कोई 2 मुट्ठी चावल लेकर के मुखर्जी नगर में या पटना में, लखनऊ में कहीं 10 बाई 10 के कमरे में 4-4, 5-5 लड़के रहें, किसी को शौक नहीं चढ़ा है, किसी को प्रतिष्ठा की नहीं पड़ी है, उन लोगों को पता भी नहीं कि प्रतिष्ठा क्या होती है। मजबूरी में वो वहां पर कट रहे हैं, मर रहे हैं वहां पर वो, और आपको पता नहीं कौन क्या लिख करके दे रहा है। मजबूरी की चीज को आप प्रतिष्ठा के साथ में जोड़ रहे हैं, और आप जो है वो ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं। आप पुराना हिसाब किताब तो कर दीजिए। स्मार्ट सिटी की बात थी, 15 लाख रुपए की बात थी, और उसके साथ में किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, सबके गरीबों के सिर पर पक्की छत देने की बात थी। कहां गए वो आपके वादे? उनको तो पूरा करिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासी, अब जैसे ही मोदी जी ने आज 2-3 टूल किट दिए हैं उस पर चर्चा होने लगी है, और यह कहा जा रहा है कि देखिए साहब, अब जो है वो जेन जी के लिए मोदी जी बड़ी एक सौगात लेकर के आ रहे हैं। कोई सौगात नहीं है। आप जो पेपर हो रहे हैं, जो भर्तियां हो रही हैं, वो तो ठीक से करवा नहीं पा रहे हैं। बच्चे तो खुद तैयारी कर लेंगे, उनके माँ बाप करवा देंगे। वो खुद अखबार बेच करके या ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, इन सब पर नौकरी करके वो 10-15 हजार रुपये अपना निकाल लेंगे खर्चा। असली जो काम है, पारदर्शिता का जो काम है, जो आपका काम है, या फिर भर्तियां निकालने का काम है, अभी भी बहुत सारे ऐसे जो है वो डिपार्टमेंट है जहां पर पहले से बहुत पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर कोई भरने वाला नहीं है। तो असली काम आप करिए। ये दिखाने, बताने, गाने बजाने का जो काम है, इसको लोग कर लेंगे। और अब जो दिमागी नक्सल वाला जो एक नया पैतरा खेला जा रहा है कि दिमागी नक्सल है, तो देश इतना खोखला हो गया है कि देश में इतने दिमागी नक्सल पैदा हो गए हैं। और ये दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या होगी? कौन दिमागी नक्सल के पैतरे में आएगा? आप गोडसे को तो बताइए जरा, गोडसे को कौन से पैतरे में रखेंगे? गोडसे के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब कमाल है साहब। जब कुछ नहीं मिला तो एक नई चीज उछाल करके फेंक दो, और उस पर जो बीजेपी के चाटुकार हैं वो घूम घूम करके, नाच नाच करके लिखते रहेंगे कि जैसे मोदी जी ने बहुत बड़ी तोप मार दी है। अरे भाई, ये कमी है आपकी। अगर घर घर में कहीं पर दिमागी नक्सल पैदा हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हिंसा, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की कमी है ये कि सरकार ने ऐसा माहौल बनने दिया, जबकि सरकार सबसे मजबूत सरकार है।
तब ऐसा हो रहा है। तो ये आपकी कमी है, लेकिन इस कमी को कोई बात नहीं कर रहा है। ये सुशांत सिन्हा ने लिखा है कि दिमागी नक्सल दरअसल हथियार वाले नक्सल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्हें पहचानना आसान नहीं है। ये हर जगह पर घुसे बैठे हैं, तभी तो सरकार किसी की भी हो सिस्टम पर इन्हीं का प्रभाव रहता है। मीडिया भी इनसे अछूत नहीं है, मौका मिलते ही ये अटैक करते हैं। सरकार को तो इन्हें पहचानना होगा ही, बल्कि पब्लिक को भी अपना मानसिक रक्षा कवच वो एक्टिवेट करना होगा। काश ऐसा हो पाए। कितने लाचार और कितने बेबस और कितने क्या ही कहा जाए आगे। कैसे प्रधानमंत्री हैं जो दिमागी नक्सल को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। 10-12 सालों में अगर आप दिमागी नक्सल का इलाज नहीं कर पाए हैं, तो फिर अब आप ये नया तुर्रा निकाल करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं। अखिलेश शर्मा ने लिखा है, ये एनडीटीवी के पत्रकार हैं लेकिन बीजेपी के करीबी हैं, कि आपके अनुसार दिमागी नक्सल कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, गोडसे कौन है और गोडसेवादी कौन है और गोडसे की सोच वाले कौन है, और जो गोडसे की सोच वाले हैं सरकार उनका क्या इलाज कर रही है। अब दिमागी नक्सल, ये नक्सल, वो नक्सल, पहले अर्बन नक्सल लेकर के आए थे, अभी दिमागी नक्सल लेकर के आ गए। कुछ नहीं है, ये वही बोतल बदल दी गई है खाली। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल में क्या फर्क बताना चाह रहे हैं आप? वही सेम चीज बता रहे हैं आप, लेकिन गोडसेवादियों पर कुछ नहीं बोलेंगे, गोडसे की सोच वालों पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम जंतर मंतर पर कर्फ्यू लगा करके गोली मरवा देंगे, उन पर जुबान नहीं खुलती है इनकी। ये बयान किसका है? ये आरएसएस के एक पूर्व नेता का बयान है, और उसको बताया गया कि एक यूट्यूबर ने कह दिया है। केरला से बयान आया सामने कि मैं अगर होता जंतर मंतर पर तो कर्फ्यू लगा करके गोली चलवा देता। ये जनरल डायर की सोच वाले लोगों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे आप? दिमागी नक्सल। कमाल है। नया जुमला खेलते रहिए। इनको लगता है कि शायद इस चीज से ध्यान हट जाएगा, लोग और किसी बात पर बात करने लगेंगे। मोदी जी को एक खतरा हो गया है। भक्तों के पास में, अंधभक्तों के पास में कुछ बचा नहीं था, कोई लॉजिक बचा नहीं था सरकार को डिफेंड करने का। इसलिए मोदी जी ने एक नया तुर्रा दे दिया है कि भाई इसका इस्तेमाल करके जरा इससे बचाव करो। लेकिन क्या वाकई बचाव हो पाएगा? सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।